तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने शुरुआत कर दी थी चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस की, राइट। और उसमें हमने कुछ ओवरव्यू लिया कि रिलेशंस किस तरह के होते थे, फंक्शंस किस तरह के होते थे। स्टार्ट किया था हमने सेट से। अब हम बात करते हैं क्लास 12 के टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस की। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशंस। सबसे हम पहले किसकी बात करने जा रहे हैं? रिलेशंस की। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है कॉल्ड ए, जिसके अंदर दो एलिमेंट है ए कोमा बी। ठीक है, और मुझे एक रिलेशन लिखना है। रिलेशन कैसे लिखना है सर? ऑन ए। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी, इन ए या ए टू ए, मेरे को इस तरह का कुछ रिलेशन लिख के लाना है। ठीक है, तो सर एक काम करते हैं, रिलेशन लिखने से पहले हम इसके एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। अगर मैं इसका कार्टेशियन लेना चाहूं तो ए क्रॉस ए है ना, दो सेट में लूंगा कम से कम भी, जब भी कार्टेशियन लिख सकता हूं। अगर मेरे पास एक ही सेट अवेलेबल है तो ए क्रॉस ए, मतलब ये हुआ ए बी क्रॉस ए बी। क्लियर है बात? तो अगर मैं इसका कार्टेशियन लिखता हूं तो क्या आएगा? ए को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, ए को बी से कराएंगे, बी को ए से कराएंगे और बी को बी से कराएंगे। अच्छा सर एक बात और है, ये ए क्रॉस ए है। वैसे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होते, लेकिन इस बार आप इस ए को और इस ए को पीछे कर दोगे तब तो रिजल्ट सेम आएगा ना, क्योंकि दोनों सेट ही सेम है, तब ये कॉम्यूटेटिव होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों अलग होते ए और बी तब ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते, है ना। और मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस और कार्टेशियंस, डिफरेंस या रिलेशंस कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होते। हाँ, यूनियन या इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव होते हैं। क्लियर है बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हालांकि सर मैंने क्या निकाला है? कार्टेशियन निकाला। मैंने क्या निकाला है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। क्लियर है बात? सर मैं तो यहां देख के भी बता सकता था कितने एलिमेंट आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। पहले सेट में कितने एलिमेंट है? दो, दूसरे में भी दो, तो चार एलिमेंट आएंगे। देख लो, एक दो तीन चार। सर आप एलिमेंट क्यों बोल रहे थे? ऑर्डर पेयर। हाँ बिल्कुल ये ऑर्डर पेयर है, लेकिन अगर इस ऑर्डर पेयर को मैं एक एलिमेंट बोलूं तो एक दो तीन और एक चार। ठीक है, अब ये मेरे पास ए टू ए चल रहा है, ऑन ए, है ना। अगर मैं इसके देखना चाहूं रिलेशंस, तो आप बता सकते हो नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस याद आ रहा है हमने कैसे सीखा था सर? नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला है 2 रेज टू द पावर कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। तो 2 रेज टू द पावर कार्टेशियन, कार्टेशियन कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, या आप ऐसे देख सकते हो दो इसमें दो इसमें, या आप ऐसे लिखो एन ए मल्टीप्लाई एन ऑफ ए। तो सर कितना आ रहा है? 2 की पावर 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 4, मीनिंग 16 टोटल रिलेशन बनेंगे ऑन ए। ऑन ए रिलेशन कितने बनेंगे? जब मेरे पास सेट ए ये है तो 16 रिलेशन टोटल बनेंगे। क्लियर है बात? अच्छा सर एक बात हो, अगर मैं इस सेट के, ये मेरे पास सेट है जिसको मैं बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर मैं इस सेट को एक मिनट के लिए, इस सेट को मैं बोल दूं बी सेट है ना। एक मिनट के लिए मैंने कार्टेशियन को छुपा लिया, मैंने कहा ये एक सेट बी है, राइट। और बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? ऑर्डर पेयर नहीं, एलिमेंट। सर 1 2 3 और 1 4। तो मैं काम ये भी कर सकता हूं, मैं ये निकाल सकता हूं नंबर ऑफ सबसेट्स। याद आ रहा है आपको नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता था? 2 रेज टू द पावर एन। एन मतलब एक सेट के अंदर आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए मैं कहूं अगर नंबर ऑफ सबसेट्स इन बी सेट या ए क्रॉस ए सेट, ये भी तो एक सेट ही है, चेक करो। ए क्रॉस ए सेट बोल दिया, बी सेट बोल दूं, तो उसके एलिमेंट कितने होंगे? 2 रेज टू द पावर एन। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, तो 2 रेज टू द पावर 4, ये भी तो 16 आ रहा है, चेक करो। तो इस बात का फर्दर मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ सबसेट्स रिप्रेजेंट करते हैं 16। मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कि उसके अंदर आने वाले जो 16 सबसेट होंगे, when a set is this, वही नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। ये बात समझ में आ रही है? देख लो 16 आ रही है ना। आप ऐसे भी सोच सकते हैं सर ये जो आपने लिखा है ये आया तो यहीं से है ना, तो ए क्रॉस ए करके ही तो आप लाए हो और आपने इस सेट को ले लिया, तो बात तो एक ही कर रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि जितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनते हैं किसी सेट के या किसी भी कार्टेशियन के, उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन बनते हैं उस पर्टिकुलर रिलेशन में। रिलेशन ऑन ए या इन ए या ए टू ए, अगर मेरे पास इस तरह से गिवन है तो। क्लियर है बात आपको अच्छे से? अच्छा एक बात और समझते हैं, अगर मैं नंबर ऑफ सबसेट्स लिख दूं यहां पर, देखो ध्यान से, जो हमारे पास सबसेट्स होंगे, सबसेट्स कौन कौन से होंगे? ऑफ ए क्रॉस ए। अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो कौन कौन से होंगे? देखिए हम कैसे लिखते थे, मेरे पास ये सेट है, देखो सबसे पहले से लिखेंगे 5, है ना। उसके बाद सिंगल को लिखना कैसे है? आपने ब्रेसिस के अंदर ये एक सबसेट होगा,
दूसरा हो गया सर a कोमा b, तीसरा हो गया सर b कोमा a, है ना, इनको ब्रैकेट में ही बंद करेंगे, और लास्ट हो गया b कोमा b। ठीक है, इसी तरह से आप डबल डबल लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सर, a कोमा b, फिर लिखेंगे क्या, a कोमा a। अगर मैं a कोमा a को फ्रीज कर दूं तो उसके साथ ये आ गया, फिर आएगा b कोमा a, चेक करो, फिर कौन आएगा इसी के साथ, a कोमा a के साथ आएगा b कोमा b, है ना। अब मैंने इसको फ्रीज किया था तो ये सब आ गए, तो सर अब मैं लूंगा a कोमा b, a कोमा b के साथ कौन आएगा, a कोमा b के साथ a कोमा a, तो सर आ चुका है ना, a कोमा b के साथ a कोमा a आ चुका है, और ऑर्डर मैटर नहीं करता, पूरा ऑर्डर पेयर इधर लिखूं या उधर लिखूं वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता a b को b a कर दूं, रिलेशन अलग हो जाएगा, ऑर्डर पेयर गलत हो जाएगा, है ना। मैंने आपको बताया भी था ये डोमेन है यहां पर, अगर मैं इसको a कोमा a की बजाय अगर मैं ऐसे लिख दूं a b कोमा a, तो सर हम लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, अभी भी डोमेन वही है, चेक करो, और रेंज भी वही है, चेक कर लो आप ध्यान से, लेकिन मैं इसको a कोमा b को b कोमा a नहीं लिख सकता, है ना। विद इन द ब्रैकेट में इसको रिप्लेस या आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकता, हाँ पूरे के पूरे ब्रैकेट को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, पूरे के पूरे ऑर्डर पेयर को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, वो मैटर नहीं करता, वो सेट की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है ये पूरा, a को मैं इधर ले आऊं या उधर ले जाऊं, लेकिन a कोमा b को मैं b कोमा a नहीं कर सकता, मेरा कहने का मकसद ये है, क्लियर है बात। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब मैंने a कोमा b को फ्रीज किया, तो a कोमा b के साथ सर ये क्वांटिटी ये तो आ चुकी, चेक करो, है ना, a कोमा b के साथ लो b कोमा a, चेक करो आप, अब a कोमा b के साथ लोगे लास्ट वन विच इज b कोमा b, चेक कर लो आप फिर से, सर अब a कोमा b के साथ ये भी आ चुका, ये भी आ चुका, ये आ चुका, तो अब इसकी बारी है b कोमा a के साथ a कोमा a ये रहा, b कोमा a के साथ a कोमा b ये रहा, b कोमा a के साथ b कोमा b, सर वो नहीं आया, आप चेक करो ध्यान से, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं सबके साथ लिख चुका हूं, आगे बढ़ते हैं, अब मैं क्या करूंगा, दो दो वाले हो गए, अब तीन तीन वाले लेंगे, मतलब तीन तीन वाले कैसे, a कोमा a फ्रीज, a कोमा b फ्रीज, अब लेंगे इसके साथ b कोमा a, इस तरह से, क्लियर है बात, b कोमा a। अब a कोमा a तो सर अभी भी फ्रीज है, a कोमा a है भाई, ये a कोमा a, फिर आएगा इसके साथ a कोमा b, ये तो हो चुका, अब लेंगे ये b कोमा b, ठीक है। अब सर ये दोनों फ्रीज करके ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, तो अब इसको हटाओ, अब क्या लो, a कोमा a के साथ इसको फ्रीज करो b कोमा a, तो देखो इसके इन दोनों को मैंने लिया, तो ये a कोमा b कोमा a कोमा b, ये तो सर आ चुका, देखो चेक करो, a कोमा b कोमा a के साथ अब लो b कोमा b, क्लियर हो रही है आपको बात। अब आगे बढ़ते हैं, देखो a कोमा a के साथ सब आ चुके हैं, अब हमारे पास एक ही पेयर बचा है, वो है ये a कोमा b कोमा a एंड b कोमा b। बेटा ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, क्लास 11 का ही पार्ट है, अभी भी कोई खास मैं अभी आगे आया नहीं हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं सबसेट्स को हम कैसे लिखते थे, है ना। तो सर तीन तीन वाले लिख लिए। अब अ सेट इटसेल्फ a कोमा b कोमा a एंड b कोमा b, क्लियर है। तो ये 16 सबसेट्स होंगे, चेक कर लो आप, 1 और 4 5, 5 और 6 11 और 5 16 सबसेट्स, ये सबसेट्स होंगे, यही नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस होंगे, यही 16 सबसेट्स नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन होंगे व्हेन रिलेशन इज ऑन ए इन ए या ए टू ए ही होगा, क्लियर है ये बात। और सेट ए हमारा ये होगा, ये आपको समझने वाली बात है। अच्छा अब मैंने सर ये क्यों लिखा, क्यों लिस्ट किया, बिकॉज ये जो हमारा ये वाला रिलेशन और एक ये वाला रिलेशन है ना, ये दोनों हमारे एक्सट्रीम रिलेशंस हैं। आप देख लो, एक कॉर्नर ये पकड़ रहा है, एक कॉर्नर ये पकड़ रहा है ना, एक्सट्रीम उसी को बोलते हैं ना, बहुत ठंड या बहुत गर्मी, एक्सट्रीम मौसम है, उसी तरह से एक्सट्रीम रिलेशन है। इनके बीच वाले रिलेशंस को कुछ नहीं, बस इनको एक जनरल रिलेशंस की तरह से कंसीडर किया जाता है। इसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? एम्प्टी रिलेशन या एम्प्टी सबसेट बोलते हैं या सेट बोलते हैं ना, लेकिन रिलेशन यहां पर हम रिलेशन के तौर पे बोलेंगे। और यहां पर इसको हम बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन इज द रिलेशन विच इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। चेक कर लो आप, ए बी बी ए बी बी। तो यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर सारे पॉसिबल रिलेशंस आ जाते हैं, जैसा कार्टेशियन करता है। क्लियर है बात? तो मैं अगर यहां पर लिखूं इसको, देखो एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या है? फाई। और यूनिवर्सल रिलेशन, मैं एक काम करता हूं, इसको यहां लिखता हूं, यूनिवर्सल रिलेशन, रिलेशन का मतलब क्या है? विल बी इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपने ये बात याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है?
एक बात और है भाई, यूनिवर्सल एम्प्टी रिलेशन में कुछ नहीं आएगा और यूनिवर्सल में सब कुछ आएगा। मैं उसको लिख देता हूं ए कोमा बी, बी कोमा ए एंड बी कोमा बी, ये होगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है सर, एक काम और करें, इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक ना इसका एरो डायग्राम भी बना देते हैं। मेरे पास मैपिंग जा रही है ऑन ए, मतलब हुआ पहला सेट भी ए का होगा और दूसरा भी ए का होगा, ए टू ए, राइट। पहले सेट में एलिमेंट आ रहे हैं ए बी, दूसरे में भी आ रहे हैं ए बी, राइट। इसी तरह से पहला सेट होगा ए और दूसरा सेट होगा ए, वो भी सेट क्या है ए, दोनों सेट ए ही तो हैं सर। ए टू ए मैपिंग जा रही है, ए बी इसके अंदर आ रहा है और ए बी इसके अंदर आ रहा है। क्लियर है ये बात? अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ए की मैपिंग किसके साथ है? ए के साथ। ए की मैपिंग किसके साथ है? बी के साथ। और बी की मैपिंग है ए के साथ और बी की मैपिंग है बी के साथ। मतलब ये हुआ यूनिवर्सल में हर एलिमेंट की इमेज, सभी सारी इमेज होगी, मतलब ए के पास भी जाएगा, ए बी के पास भी, अगर सी होता तो सी के पास भी। इसी तरह बी ए के पास भी जाएगा, बी बी के पास भी जाएगा, मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह काम करेगा। मैं वही बोल रहा हूं, ये आप याद रखेंगे इसको यानी कि आप माइंड में पकड़ के रखेंगे कि इस तरह का रिलेशन होता है। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं एरो डायग्राम पर, क्लियर है कि डायग्राम इसका इस तरह का होता है कि हर एलिमेंट की इमेज सारी एक एक करके आएंगी, हर डोमेन के साथ सभी रेंज आएंगी, पूरा का पूरा सेट उठ के आएगा। ठीक है, और यहां पर एम्प्टी रिलेशन में सर कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, चेक कर लो आप। ठीक है, दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने कहा कि ये जो सबसेट है इसमें दो एक्सट्रीम सबसेट हैं, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन और इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। लेकिन इन दोनों रिलेशंस का एक नाम है, इन दोनों रिलेशन को हम ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशंस। ये बात आपने याद रखनी है, इन दोनों का एक नाम है जिसको आपने फर्दर क्लासेस में पढ़ना है, इसको हम ट्रिवियल रिलेशंस के नाम से भी पढ़ते हैं बेटा, ट्रिवियल रिलेशन। क्लियर है ये बात? तो दिस इज ऑल अबाउट आई वुड से कि ओवरव्यू, और जिससे रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चंस लेने हैं तो 4-5 क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन पे उठाएंगे। आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस भी, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेंगे, 4-5 क्वेश्चन लेके देन विल मूव टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस्ड ऑन रिलेशन ओनली। क्लियर है? तो आप देख रहे होंगे कि ये जो टॉपिक है रिलेशंस तो है, यहां हम ये नहीं पढ़ रहे रिलेशन क्या होता है, हम रिलेशंस के कुछ अनदर टाइप्स पढ़ने स्टार्ट कर चुके हैं, एम्प्टी, यूनिवर्सल, और जो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी फर्दर टाइप ही है रिलेशंस के। क्लियर है बात? अब आप इसको लिख, तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं। कहते हैं लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। देखो ध्यान से पढ़ना है आपने, है ना, लैंग्वेज होती है मेनली रिलेशंस एंड फंक्शंस के क्वेश्चन में, आपने लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। कहता है लेट कर लो एक आर, ये बेटा आर जो है ना यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर में आर रिलेशंस है यूजुअली, है ना। अगर रेंज की बात होगी या रियल नंबर की बात होगी तब हम अलग बात करेंगे, थोड़ी सी आप ध्यान से पढ़ेंगे। लेट आर क्या है? एक रिलेशन है, उसने स्पेसिफाई कर दिया, जितने भी ऑप्शन ये आर लिख रहा है ना तो रेंज है ना आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये कौन है? रिलेशन है, राइट। इन द सेट एन, इन द सेट एन का मतलब क्या हुआ? जो आर है कॉलन इन सेट एन, इन सेट एन भी दे देते हैं, ऑन सेट एन भी दे देते हैं, मैंने कहा था एन टू एन भी दे देते हैं, है ना। तो इस बात का मतलब एक ही है, तो लिखने का लहजा है, लिखने का तरीका है कि क्या लिख देता है, ठीक है। इन सेट एन मतलब एन टू एन, एक सेट भी नेचुरल नंबर का सेट है और दूसरा सेट भी नेचुरल नंबर का। एन क्या है? नेचुरल नंबर। ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी, एन सेट क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। गिवन बाय आर इक्वल टू दिस, है ना, मैंने यहां पर भी आर लगाया है, रिलेशन और रिलेशन, ये और करके लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और मेरे पास एक रिलेशन को जो डिफाइन किया है ना वो ये है कि रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो ए बी की सेंस के आ रहे हैं, ए इक्वल टू बी माइनस 2, वेयर बी जो है 6 से बड़ा है। तो चेक करके बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात, कहता क्या है, इसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे ना, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन ना हो और मुझे कह दे कि भाई बताओ रिलेशन में कौन कौन आएगा अगर b 6 से बड़ा है, अगर b 6 से बड़ा है तो सबसे पहला हमें रखना क्या है? 6 से बड़ा 6.1 नहीं, सेट क्या है? रिलेशन के अंदर सब कुछ नेचुरल नंबर है, तो पहला नेचुरल नंबर लेना है 6 से बड़ा 7। तो अगर मैंने 7 को रख दिया यहां पर, अगर मैंने यहां पर 7 को रख दिया, b को मैंने 7 लिया तो a कितना आएगा? ए आएगा सर 5, उसको हमने लिखना इस तरह से,
क्लियर है बात। 5 भी क्या है, 5 कौन है, ए, और ए किस सेट को बिलोंग करेगा, पहले वाले को, मतलब ये भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। और बी कौन है, दूसरे वाला एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, वो भी नेचुरल नंबर है। और 6 से बड़ा भी होना, कई कंडीशंस हैं कि ये दोनों नेचुरल नंबर भी होने चाहिए और बी इससे बड़ा भी होना चाहिए, और जो भी कंडीशन रखो इसको सेटिस्फाई भी करनी चाहिए, जो भी आप नंबर लो। क्लियर है। अच्छा आगे चलते हैं, b को 7 ले लिया, अब क्या ले सकते हैं सर, 8 ले लो। अगर मैंने 8 लिया तो a आएगा 6, अगर मैंने 9 लिया तो a आएगा क्या 7, अगर मैंने 10 ले लिया तो a कितना आएगा 8। तो सर ये तो इस तरह से चलता ही जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर की तो कोई बेसिकली कोई लिमिट ही नहीं है, वो तो चलते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी, बिल्कुल चलता जाएगा। लेकिन उस क्वेश्चन ने इसीलिए हमारे को 4 ऑप्शन दिए, कहते हैं इनमें से बता दो। तो बड़ी सीधी सी बात है, या तो आप इनको सॉल्व कर लो बैठ के। अब देखो ध्यान से, अगर समझना है, लॉजिक देखना है, तो b 6 से बड़ा है ना, पहला लॉजिक है, कहता है b 6 से बड़ा है और सभी नेचुरल नंबर है। देखो ये सब नेचुरल नंबर दिए हुए ऑप्शन में, तो सर नेचुरल नंबर की कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। कहता है b 6 से बड़ा है क्या, तो ये तो कर सर क्रॉस ही हो गया। b कहता है 6 से बड़ा होना चाहिए, मतलब सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर शुड बी ग्रेटर देन 6। सेकंड एलिमेंट 4 है, 6 से बड़ा है ही नहीं। आगे चलते हैं, सर ये भी 6 से बड़ा है, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, चेक करो, तो ये भी काम सही है। अब कहता है तीसरी कंडीशन ये भी फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन थी नेचुरल नंबर, चारों ऑप्शंस में नेचुरल नंबर है। दूसरी कंडीशन है b 6 से बड़ा होना चाहिए, वो भी है। अब तीसरी कंडीशन ये है जिसको मैं स्क्वायर बॉक्स में बंद कर रहा हूं, देखो ध्यान से। कहता क्या है 6 से बड़ा, मतलब 7 रख दो। 7 क्यों रखो सर, यहीं से रखो ना। अगर मैंने 8 रखा, 8 में से 2 गए 6, तो a 6 आ रहा है, सर ये भी बात गलत हो गई। आगे चलो सर 8 रखो, b को 8 रखते 8 - 2 a 6 आ रहा है, हाँ जी सर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लो। अच्छा सर इस लास्ट को भी चेक कर लेते हैं, 7 - 2 a कितना आएगा 5, है क्या 5, सर नहीं है, तो ये भी बात कर लेते। तो दिस इज योर राइट चॉइस, है ना, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बेटा इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लेता है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप ध्यान रखें, इस तरह के क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। अब आप इसको लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। कहते हैं लेट ए, एक मेरे पास सेट दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं। एक सेट है और डिफाइन करता है इस तरह से, शो करके दिखाना है हमें। आर क्या है, रिलेशन इज एन एम्प्टी रिलेशन। शो करो आर जो है वो एक एम्प्टी रिलेशन हो ऑन सेट ए। आप देखो ध्यान से, ऑन सेट ए का मतलब क्या हुआ बेटा, रिलेशन की जो मैपिंग है वो ऑन ए है, मतलब ए टू ए है, दोनों सेट ए ही चलेंगे, है ना। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ए क्रॉस ए बनेगा यहां पर भी, ठीक है, या रिलेशन ए से ए पर ही जा रहा है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं। क्लियर है बात। अच्छा मेरे पास सेट ए भी गिवन है, मैं उसको भी लिखता हूं। सेट ए है बेटा 1 2 3, है ना। मेरे पास जो रिलेशन है उसको भी लिख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, जिसके अंदर ए बी के रूप में ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, a - b = 12। मेरे पास ये दिया हुआ है, राइट। अब कहता क्या है, ध्यान से पढ़ने वाली बात है कि सर a, b जो होंगे ना, a तो होगा और b भी होगा, राइट। a और b हमारे पास जो होंगे वो दोनों किस सेट से बिलोंग करेंगे, ऑन a, मतलब ये a और b ऑब्वियस सी बात है सेट a को ही बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर है बात, क्योंकि रिलेशन ऑन ए जा रहा है, तो दोनों एलिमेंट एक ही सेट मेरे पास गिवन है। अगर कुछ ना देता तो जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा ऑन सेट एन, तो हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब क्या बोलता है कि दोनों ए बी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, डोमेन या रेंज दोनों सेट ए को बिलोंग करनी चाहिए। क्लियर है। अब हमारे को दूसरी कंडीशन क्या दी है कि ए में से बी अगर मैं माइनस करूं तो 12 आ जाए, ठीक है। तो अब आप मेरे को ये बताओ, पहला सेट अगर ये है, फर्स्ट एलिमेंट ये है और दूसरा सेट भी यही है, तो इसमें से मैं किसको माइनस करूं कि 12 आ जाए, इन्हीं में से आपने चेक करना है। आप बात समझे, अगर मैंने b को 1 ले लिया और माइनस यहां लगा दिया, तो a को मैं 13 ले सकता हूं, सर ले तो सकते हो, लेकिन यहां पर कहता है ए बी रिलेशन किस पर चल रहा है, ऑन ए, मतलब इसी में से एलिमेंट लेने हैं। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ, मैं इसमें से कोई भी नंबर उठाऊं 3, उसमें से इनमें से कोई भी नंबर घटाऊं, तब तो ये कभी भी नहीं आएगा। तो ये तो यस इट इज एन एम्प्टी रिलेशन। लेकिन सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, जब इस तरह का क्वेश्चन हम रिप्रेजेंट ना कर पा रहे हो ना, तो बेटर होता है आप एरो डायग्राम बनाएं। पहला सेट ले a, दूसरा भी सेट ले a, ठीक है। पहले सेट a में आने वाले एलिमेंट है स्मॉल a, दूसरे सेट a में आने वाले a टू a जा रहा है ना, तो ये इसके अंदर आएंगे b, और a सेट के अंदर जो स्मॉल a आ रहे हैं, स्मॉल a कौन कौन है, 1 2 3, इसी तरह से 1 2 और 3। क्लियर है। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मैंने 1 ले लिया तो 1 में से इनमें से क्या घटाऊं कि आंसर 12 आ जाए,
नहीं आएगा सर। 2 लिया तो 2 में से क्या घटाऊं कि आंसर 12 आ जाए, 3 लिया तो इनमें से क्या लूं कि आंसर 12 आ जाए, तो कुछ नहीं। तो देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर या बिकॉज, इस तरह लिखे आप, बिकॉज नो वैल्यूज ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b जो बिलोंग करती हैं सेट A को, नो वैल्यूज ऑफ a एंड b जो बिलोंग करती है सेट A को रिप्रेजेंट्स या a माइनस b इक्वल टू 12, ये कभी नहीं देता। कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो a b स्मॉल a b की हो, जो स्मॉल a b की वैल्यू सेट A से आती हो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, नहीं कर रही है ना। तो देयरफॉर इट इज एन एम्प्टी रिलेशन, है ना। ये कैसा रिलेशन होगा सर, ये एम्प्टी रिलेशन होगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है बात। तो इस तरह से आपने प्रेजेंटेशन करनी होती है। अगर ये क्वेश्चन देखिए आने के लिए तो ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, बट अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज वाइज आ जाता है तब तो ठीक है, वो पूछ ले कि बताओ ये किस तरह का रिलेशन होगा, एम्प्टी होगा, ट्रिवियल होगा, यूनिवर्सल होगा या किस तरह का होगा, तो आप समझ जाएंगे, फटाफट टिक कर देंगे। लेकिन अगर 1 नंबर में आपको इसको पूरा करने को कहता है कि नहीं इसको सॉल्व करो, तो आपको थोड़ा सा लिखना तो पड़ेगा, इस तरह से थ्योरेटिकली आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। क्लियर है बात। अब आप इसको लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज इन अ स्कूल, है ना। जो मेरे पास सेट ए दिया है, सेट ए में कौन है, स्कूल के सभी बच्चे, स्कूल के सभी बच्चे नहीं, स्कूल के सभी लड़के, ऑल बॉयज इन ए स्कूल। मेरे पास सेट ए ये दिया हुआ है, ठीक है। हो सकता है बॉयज B1 B2 B3 कुछ भी लेके आप चढ़ सकते हैं। कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन ए, इन ए का मतलब क्या हुआ, जो रिलेशन की जो मैपिंग है वो A टू A या इन A या मैंने आपको बताया ऑन A। अच्छा एक तरीका और बताता हूं, ये कई बार आपको लिखा मिलेगा A, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और करके मैं लिख रहा हूं, है ना, अभी तक मैंने लिखा नहीं है, उसको भी बता देता हूं, A रिलेटेड टू A, है ना। या तो आप ये लिखे A का रिलेशन A के साथ, या रिलेशन जो है A टू A जा रहा है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं A इज रिलेटेड टू A सेट। अगर मैं यहां लिख दूं A टू B रिलेशन जा रहा है तो A रिलेट कर रहा है B से, A का रिलेशन B तक, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे तब मैं बताऊंगा। हालांकि इसको हम जब यूज करेंगे जब ज्यादातर ऑर्डर पेयर पर काम किया जाता है। आप कभी भी लिख सकते हैं, सब नोटेशंस हैं लिखने की बेटा, है ना। इन्हीं में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये क्या है, सब एक ही बात है, ठीक है। इनको मैं यूज करना बताऊंगा जब मैं आऊंगा मीन रिलेशंस पर, कि हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसको पढ़ना आसान हो जाता है इसके कंपैरिजन में, तभी बात करेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये चारों तरीकों से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है पढ़िए, पहला रिलेशन क्या बोलता है, वो पहला रिलेशन ये है। रिलेशन क्या है मेरे पास, लिख लेता हूं मैं, A, B सच दैट A इज अ सिस्टर ऑफ B, है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमें एम्प्टी रिलेशन शो करके दिखाना है। देखिए ध्यान से देखना सर, ऐसे तो बड़ा मुश्किल है। ए बी मतलब जो इसके अंदर एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर पेयर आएंगे, वो ए बी की सेंस के आएंगे, ए बी की सेंस के आएंगे, और किसको बिलोंग करेंगे सर, ये ए और बी कहां से आएंगे, ए बी कौन से सेट से निकल के आएंगे, ए से। तो सर मुझे तो दिख ही रहा है कि सारे के सारे लड़के ए सेट में तो बॉयज ही बैठे हैं, तो सिस्टर की बात कहां से आ गई। मतलब पहले वाला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा सिस्टर ऑफ बी की, और मैं ये कह रहा हूं ये दोनों एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर के निकल के कहां से आने, ए से, क्योंकि रिलेशन तो ए टू ए जा रहा है। रिलेशन किस पर है, रिलेशन ये है, और रिलेशन कहता है ए सेट से ए तक, तो जो भी इसके अंदर एलिमेंट आएंगे वो इसी से तो बिलोंग करेंगे। ये जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो ए से ए पर ही बनेंगे, और ए सेट कौन है, ऑल बॉयज। तो जब सभी के सभी बॉयज हैं, पूरे के पूरे स्कूल के अंदर बॉयज ही बॉयज हैं, सेट ए का नाम जो है, और जो हमारे ऑर्डर पेयर बनने हैं वो भी सेट ए से बनने हैं, तो सिस्टर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। तो सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, रिप्रेजेंट के लिए हम दोबारा एरो डायग्राम बना लेते हैं, उससे ज्यादा हम अच्छे से कर पाएंगे। इसके अंदर मैंने सेट ए लिया, ये भी सेट ए है, देखो दोनों सेट ए हैं मैपिंग के थ्रू, और पहले सेट के अंदर स्मॉल ए बैठेंगे, दूसरे वाले सेट के अंदर स्मॉल बी बैठेंगे। तो यहां पर कौन है, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 एंड सो ऑन। यहां पर देखिए बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 एंड सो ऑन, चलेगा ना। अच्छा अब कहता है ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, मतलब ये जो हो ना सिस्टर हो इनकी, कभी हो सकती है इस सेट के अंदर बॉयज आ रहे हैं, इसके अंदर भी सेट में बॉयज आ रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज नो वैल्यूज ऑफ ए एंड बी जो बिलोंग करते हैं किसको, सेट ए को, एज सेट ए कंटेन्स
ओनली बॉयज, है ना, बॉयज का इसको सेट है सर ये, तो देयरफॉर इट इज एन एम्प्टी रिलेशन। आपने थोड़ा सा तो लिखना ही पड़ेगा, तभी आपका आंसर पूरा माना जाएगा। इसी तरह आपने लिखना है, बस सोचना है और लिखना है कि यार इस सेट के अंदर कोई लड़का है ही नहीं, कोई लड़की है ही नहीं, तो सिस्टर की तो बात ही पैदा नहीं होती। हाँ ब्रदर होता तो बात अलग थी। तो यस, इट इज एन एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है बात? अच्छा, दूसरा हमारे पास एक और रिलेशन दिया हुआ है। देखिए क्या देता है, रिलेशन आर डैश करके दिया है, कहता है ए कोमा बी, और क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन कितना, 3 मीटर्स, है ना। बोलता क्या है, जो डिफरेंस हो ना ए और बी की हाइट का, वो क्या हो, 3 मीटर से कम होना चाहिए। तो फिर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरो डायग्राम बनाया मैंने, एरो डायग्राम इधर भी बनाया हमने, यहां पर ए है और यहां भी सेट ए है, क्योंकि रिलेशन ए टू ए ही चल रहा है, ये बात तो कॉमन है। बस रिलेशन जो है ना चेंज कर दिया कि रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आने हैं वो किस सेंस के आने हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो ए टू ए ही चल रहा है और सेट ए हमारा अभी भी ऑल बॉयज का ही सेट है, ये बात तो कॉमन है ना। ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, तो इसमें आ रहा है बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4 एंड सो ऑन। इनको मैंने स्मॉल ए एलिमेंट बोला है, और ये रिलेशन ए से बी पर जा रहा है, तो फर्स्ट सेट में तो स्मॉल ए आएंगे, सेकंड सेट में स्मॉल बी आएंगे, इसमें भी बॉय का ही सेट है, ए सेट है ना ये तो सर, ये तो है ही अभी भी बॉयज का ही सेट, चक्कर क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, कहता है कि डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी, मतलब डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ B1 एंड B1 इज लेस देन 3। अगर मैं कहूं मेरी हाइट का डिस्टेंस, तो डिफरेंस, मेरी हाइट का डिफरेंस मेरी हाइट से कितना होगा सर, 3 मीटर से तो कम ही होगा ना, होगा तो वैसे 0 मीटर, कि भाई मैं अपनी हाइट का डिफरेंस अपने से देख रहा हूं, तो ये इस पर आएगा, यस नो आएगा सर। क्यों आएगा, मैं अगर कहूं मेरी हाइट का डिफरेंस मेरी ही हाइट से तो 0 ही होगा ना, तो सर B1 का डिफरेंस अपने ही आप से वो 0 होगा, तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करना है, लेस देन 3 मीटर। क्लियर है ये बात? अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं B2 का डिफरेंस B1 से क्या आएगा, 3 मीटर से कम, सर मुझे नहीं पता बेटा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 मीटर इन टर्म्स ऑफ फिट कितना होता है, 3.298 समथिंग फिट होता है। तो आप खुद सोचो 3 मीटर का मतलब हो गया लगभग 9.7 फिट। तो आपने देखा इतने लंबे लंबे आदमी 9.7 10 फिट के लोग देखे हैं आपने, है ना। ऐसा यूजुअली तो नहीं होता ना, हाँ सर हो सकता है, लेकिन बेटा ये तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है। आप देखो स्कूल का क्वेश्चन है, बॉयज दिखाए हुए हैं, तो क्या 10-10 फीट के बच्चे हो जाएंगे क्या, ऐसा बड़ा मुश्किल है सर, है ना। वैसे भी अपने इंडिया में तो बहुत ही कम होते हैं, इतनी हाइट तो होती नहीं। तो आप ये सोचें B1 का डिफरेंस B1 से तो सर पक्का है 10 फीट से तो कम ही होना है, या 3 मीटर से कम होना है। सर B2 का डिफरेंस भी B1 से पक्का है सर 10 फीट से कम होना है। डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, इसका मतलब ये हुआ एक बच्चे का डिफरेंस, एक बच्चे की हाइट अगर 11 फीट है तो दूसरे की 1 फीट है, उससे भी कम, तभी तो 10 फीट से कम आएगा, है ना। 10 फीट से कम, अगर एक बच्चा 5 फीट का है तो दूसरे बच्चे को कम से कम भी 15-15 फीट का होना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस इनका 10 फीट का आएगा। नहीं आएगा बताओ, 10 फीट से कम डिफरेंस आना चाहिए। डिफरेंस है डिफरेंस, एक बच्चे की हाइट नहीं बोल रहा मैं 10 फीट, एक बच्चे की हाइट भी 10 फीट होना बड़ा मुश्किल है। कहां मिलती है सर 10 फीट हाइट, नहीं होती। और आप बात कर रहे हो एक बच्चे की अगर 5 फीट आई तो दूसरे की 15-15.5 फीट, सर इंडिया में तो 3 को मिलाओगे ना जब जाके 15 फीट पे पहुंचेंगे हम लोग, तो ये तो बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि B3 और B1 की हाइट के बीच का डिफरेंस 10 फीट या 3 मीटर से ऊपर होगा तो B3 B1 को रिलेट करेगा। इन दोनों की हाइट का डिफरेंस भी क्या होगा, 3 मीटर से कम होगा तो रिलेशन आएगा ना, इसका भी होगा। इसी तरह से B1 B2 से भी रिलेशन करेगा, B3 से भी करेगा, B4 से भी करेगा। सेम वे B1 को हमने कर दिया है और B2 भी सभी के साथ करेगा, है ना, B3 के साथ भी और B4 के साथ भी, ऐसे B3 भी करेगा, है ना बेटा। सभी के पास एरो लग जाएंगे काफी सारे, आप चेक करो ध्यान से। इसी तरह से B4 भी। मैं आपको ये राय दूंगा, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको यूनिवर्सल रिलेशन निकालना है ना, तो आप 2 या 3 केसेस ही लें, 4 भी ना लें, 3 ही लें और एंड सो ऑन लगा दें, क्योंकि इतने सारे दिखाने मुश्किल है। तो आप ये देखिए कि पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहे हैं, मतलब पहले सेट के अंदर आने वाले सभी बॉयज दूसरे सेट के अंदर आने वाले सभी बॉयज की हाइट का डिफरेंस हमेशा 3 मीटर से कम होगा। तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज फॉर
ऑल ए बिलोंग किसको करता है, सेट ए को, इज रिलेट करते हैं टू स्मॉल बी जो बिलोंग करता है सेट ए को, तो देयरफॉर इट इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। ये बात आपको बतानी पड़ेगी कि इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट के सभी एलिमेंट से रिलेट करते हैं, तो ये एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा, और यूनिवर्सल रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आता है, मैंने आपको बताया था। क्लियर है बात? अब आप इसको लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। कहता है इफ ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, पिछली बार है ना जो सेट ए दिया था वो बॉयज दिए थे, इस बार क्या कहता है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द स्कूल, राइट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पिछली बार हमने B1 वगैरह ले लिया था, इस बार मैं इसको A को S1 S2 S3 S4 एंड सो ऑन करके ले सकता हूं, है ना। स्कूल के अंदर बेटा कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 1000-1200 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, है ना, 1000 प्लस स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, आप देखते भी होंगे अपने स्कूल्स में, तो इतने स्टूडेंट्स हो सकते हैं। आगे चलते हैं, कहता क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर यूनिवर्सल, एम्प्टी और नीदर ऑफ द टू। मतलब एक रिलेशन ये दिया है, एक ये दिया है और एक ये दिया है, कहता है बताओ इन सभी रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन यूनिवर्सल है, एम्प्टी है, या इन दोनों में से यूनिवर्सल या एम्प्टी में से कुछ नहीं है, ये हमें बोल रहा है। क्लियर है बात? अब हमारे को बोला क्या है, पहला रिलेशन, चलो हम फर्स्ट रिलेशन से बात करते हैं। कहता है ए कोमा बी सच दैट ए बी आर द एजेस ऑफ स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे, एंड मॉड्यूलस ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। मैं यहीं पर इसको पार्टीशन कर देता हूं बोर्ड पर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, कहता है ए बी जो है ना, ए बी कहां से आएंगे, कुछ और मेंशन नहीं है, तो ये भी इंप्लाइड है कि सेट ए की बात हो रही है। ए बी कौन है, स्टूडेंट्स हैं, ए बी जो हैं स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 0 है। अच्छा सर एक बात और, ये मॉड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं वर्ड बता चुका हूं आपको, बेटा ध्यान से समझना, ये जो मॉड है, मॉड जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंस, दो वर्ड होते हैं, एक डिफरेंस और एक होता है, एक ये होता है और दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है बेटा। सब्ट्रैक्शन की बात अगर मैं करूं तो उसको हम लिखते हैं 3 में से 4 गए -1, या 4 में से 3 गए 1। तो यहां पर जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है। लेकिन डिफरेंस की बात करूं ना, जैसे मैंने आपको कहा कि आप 2 भाई हैं, या आप 2 भाई या 2 बहनें हैं, राइट। तो अगर उन दोनों भाइयों की एज का जो मैं डिफरेंस की बात करूं, एक भाई 6 साल का है, एक भाई 4 साल का है, तो उनके बीच की डिफरेंस जो होगा ना वो 2 होगा, प्लस माइनस नहीं होगा। सेम वे में अगर उन दोनों बच्चों की हाइट की बात करूं, एक भाई हो सकता है 4 फीट का है और एक 3 फीट का है, तो उनकी हाइट का डिफरेंस 1 होगा, -1 नहीं होगा। तो जब जब डिफरेंस की बात आती है तो हमेशा हम एब्सोल्यूट साइंस की बात करते हैं। साइन मतलब प्लस माइनस, है ना। कभी भी हम प्लस और माइनस दोनों को जब भी कंसीडर करते हैं तो मैथ में जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तब, लेकिन जब मैं बात करता हूं डिफरेंस की, डिफरेंस इज ऑलवेज बीन एब्सोल्यूट टर्म्स, मतलब पॉजिटिव टर्म्स में बात की जाती है। दैट इज द रीजन यहां मॉड लगा है। मॉड का मतलब है डिफरेंस। मैं और एग्जांपल भी देता हूं, जैसे मैंने कहा ए और बी, जैसे 2 भाई हैं ए और बी, उनके वेट का डिफरेंस कितना होगा, वजन का, तो सर उनका भी क्या होगा डिफरेंस, माइनस में तो नहीं हो सकता ना, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा भाई, या तो उन दोनों की वेट समान होगा, इक्वल होगा, या क्या होगा सर, उन दोनों का वेट में कुछ पॉजिटिव डिफरेंस होगा। 5 किलो का फर्क है, -5 नहीं बोलते आप उसको, ये बात समझने की है। तो जब जब मॉड लगा हुआ होगा तो उसका मतलब है डिफरेंस, अगर मॉड नहीं लगेगा तो उसका मतलब है सब्ट्रैक्शन। ये बात क्लियर हो रही है। सब्ट्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, है ना, नंबर लाइन पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। डिफरेंस ऑलवेज कंसीडर्ड एब्सोल्यूट साइन, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां पर a माइनस बी मॉड का मतलब है 0 से बड़ा, का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस की बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है ए बी आर द एजेस ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो सर मैं इसको दिखाऊं कैसे, अगेन आप उसकी का यूज कर सकते हैं, किसका, एरो डायग्राम का। आप एरो डायग्राम बना लें साइड में, यहां पर ए लें,
यहां पर ले लें, दूसरा सेट क्या है सर, दूसरा सेट भी ए है, कोई और सेट तो है ही नहीं हमारे पास। पहले सेट के अंदर ए आ रहा है स्मॉल ए, दूसरे सेट के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं उनके नाम है बी। भाई पहले सेट कैपिटल ए सेट में जो एलिमेंट आएंगे, हम एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फाबेट से लिखते थे सेट की चैप्टर के अंदर क्लास 11th में, तो इसके अंदर सारे एलिमेंट स्मॉल ए वाले आएंगे, इसके अंदर सारे एलिमेंट स्मॉल बी के अंदर आएंगे, है ना। स्मॉल ए कौन होंगे, स्मॉल ए होंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के नाम क्या है, S1 S2 S3 एंड सो ऑन। सेम वे जो स्मॉल बी हैं वो भी स्टूडेंट है, S1 S2 एंड S3 एंड सो। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब देखो ध्यान से पढ़ो, कहता है ए बी आर द एजेस ऑफ स्टूडेंट्स सच दैट उन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 0 से बड़ा हो। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं S1 हूं तो मेरी ही एज का डिफरेंस मेरी ही एज से क्या 0 से बड़ा होगा, नहीं होगा। तो सर ये तो इस पर जाएगा नहीं, ये बात समझ में आ रही है, नहीं आई, ये इसके ऊपर नहीं जाएगा। मतलब मेरा डिफरेंस मेरी ही एज, देखो मैं मान लो मेरी एज यहां पर देखो, अगर कोई बच्चा 15 साल का है तो यहां पर भी तो वही बच्चा है 15 साल का, तो इन दोनों में एज का डिफरेंस क्या होगा सर 0। लेकिन ये कहता है 0 से बड़ा, तो मतलब ये इससे रिलेशन तो नहीं बना रहा है ना। अगर मैं कहूं ये बच्चा 12 साल का या 11 साल का है और ये बच्चा 13 साल का है, तो इन दोनों की एज का डिफरेंस 0 से बड़ा आ रहा है, तो ये इससे रिलेशन बना रहा है। ऐसा भी हो सकता है इसकी एज का डिफरेंस इसकी एज से 1 ही साल बड़ा हो, तब भी तो सर ये बना रहा है। ये 11 साल का, ये 10 साल का, 1 साल का। सर ऐसा हो सकता है S2 की एज का डिफरेंस S1 से, ये 12 साल का और ये 12 साल 1 महीने का है, तो डिफरेंस तो है ना, तो 0 से बड़ा आ रहा है, तब भी इससे रिलेट करेगा। लेकिन S2 की एज का डिफरेंस खुद की एज के डिफरेंस से कितना है सर 0, तो ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये बात क्लियर हो रही है, क्लियर है। तो मतलब खुद की एज का डिफरेंस खुद की एज के साथ 0 रहेगा, तो वो खुद हम S1 के साथ नहीं, मतलब ये एलिमेंट खुद के साथ रिलेट नहीं हो रहा, ये एलिमेंट दूसरों के साथ रिलेट हो रहा है। सेम वे S3 S1 के साथ रिलेट करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉजिटिव डिफरेंस आएगा और इनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। लेकिन S3 का S3 से डिफरेंस देखता हूं तो 0 आएगा, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर इट इज नीदर क्या यूनिवर्सल, क्योंकि सारे एलिमेंट सभी यानी इस सेट के सभी एलिमेंट सभी से रिलेट नहीं कर रहे। S1 S1 से रिलेट नहीं कर रहा, S2 S2 से नहीं, S3 S3 से नहीं करेगा, तो इसी तरह S4 S4 से भी नहीं करेगा। तो इट इज नीदर यूनिवर्सल नॉर क्या एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है बात। तो सर ये कब हो सकता था अगर यूनिवर्सल की बात करूं, देखो ध्यान से, अगर मैं गलती से यहां पर इक्वल और लगा दूं ना, तब S1 का S1 से भी रिलेशन हो रहा है, S1 का S2 से भी होगा, S1 का S3 से भी होगा। मतलब मेरी एज का डिफरेंस मेरी एज से 0 है, तो इक्वल टू 0 भी दे रहा है ना, इनइक्वालिटी चल रही है ना, और या तो बड़ा हो या इक्वल हो, तो 0 आ रहा है। S1 का S2 से डिफरेंस सर कुछ ना कुछ तो आएगा। S1 अगर 11 साल का हो सकता है, S2 13 का हो तो 2 साल का डिफरेंस, या S2 हो सकता है 9 साल का हो तब भी 2 साल का डिफरेंस, तो सर आएगा ना 2 आएगा ना। बस डिफरेंस देखना मुझे, डिफरेंस मोड डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 बड़ा होगा 0 से। तो सर ये इस सेट के सभी एलिमेंट से रिलेशन बनाते, तो दैट इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल। अगर ये इक्वल टू 0 होता तो इस केस में ये यूनिवर्सल रिलेशन होता, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, अगर ये इक्वल टू 0 होता। लेकिन अगर ये मॉड A माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, तब ना तो ये यूनिवर्सल है और ना ही ये एम्प्टी है, क्योंकि कुछ तो बन रहे हैं, सब नहीं बन रहे। क्लियर है बात आपको। चलिए अगला देखते हैं, रिलेशन नंबर 2। रिलेशन 2 मेरे को कहता है A कोमा B, यहां पर लिख लेते हैं A कोमा B सच दैट A B आर वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स। ए बी क्या है बेटा, वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स, एंड मॉड A माइनस बी स्मॉलर देन 0। अब आप देख के बताना क्या बोलता है। मॉड का मतलब फिर से क्या है, डिफरेंस। किन्हीं भी दो बच्चों की डिफरेंस, किन्हीं भी दो बच्चों के वेट का डिफरेंस नेगेटिव आ सकता है। मैंने यही तो अभी आपको कहा, अगर मेरा वेट मान लीजिए 50 किलो है और एक बच्चे का 70 किलो है ना। अगर मेरा वेट 70 किलो है, सामने वाले का 50 किलो है, तो डिफरेंस कितना होगा सर, 20 तो होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आएगा। तो सर ये तो देखते ही पता लग रहा है ये तो गलत है, ये तो एम्प्टी रिलेशन है, मतलब ये तो कभी आ ही नहीं सकता। नहीं तो आप फिर से आप एरो डायग्राम बनाएं,
एरो डायग्राम बनाएंगे, यहां पर कौन आएंगे S1, पहला सेट किसके लिए है सर A सेट, दूसरा सेट भी A ही है, इसके अंदर आने वाले एलिमेंट स्मॉल a से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इसमें आने वाले स्मॉल b से, S2 S3 एंड सो ऑन, S1 S2 S3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ मेरे वेट का डिफरेंस मेरे ही वेट से नेगेटिव होगा क्या? नहीं, तो ये इससे रिलेट नहीं होगा। मेरे वेट का डिफरेंस किसी और दूसरे के वेट से नेगेटिव होगा क्या सर? वो भी नहीं होगा। मेरे वेट का डिफरेंस मेरे ही वेट से नेगेटिव नहीं होगा, मेरे वेट का डिफरेंस किसी दूसरे के वेट से नेगेटिव नहीं होगा सर, होगा तो पॉजिटिव ही। तो ये तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हेंस या बिकॉज क्या लिखेंगे? बिकॉज द डिफरेंस ऑफ छोड़ो आप, द डिफरेंस कांट बी नेगेटिव, द डिफरेंस कांट बी नेगेटिव, क्योंकि मॉड्यूलस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? डिफरेंस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो देयरफॉर इट इज एन एम्प्टी रिलेशन। मैंने आपको क्या कहा बेटा, जब भी प्लस माइनस लगेगा तो डिफरेंस में नहीं लगा करता। मैंने आपको और एग्जांपल देखते हैं, एक बच्चा है जो 4 सीढ़ी ऊपर खड़ा है और एक बच्चा है जो नीचे खड़ा है, तो वो ऊपर वाला कहेगा मेरे और आपके बीच में डिफरेंस कितना है, या मैंने आपसे पूछा एक बच्चा 4 सीढ़ी ऊपर खड़ा है, एक बच्चा जमीन पर खड़ा है, नीचे खड़ा है, तो उन दोनों के बीच में कितने स्टेप्स का डिफरेंस है, कितनी सीढ़ियों का डिफरेंस है सर? 4 है ना, 4, और वो जमीन पर खड़ा है -0 तो भी 4, और वो 0 -4, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूं? डिफरेंस -4 नहीं, डिफरेंस 4 का। ये नीचे वाला कहेगा हम दोनों के बीच में 4 सीढ़ियों का डिफरेंस है, ऊपर वाला क्या कहेगा? हम दोनों के बीच में 4 सीढ़ियों का ही डिफरेंस है। डिफरेंस हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिफरेंस इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्लियर है? तो मैंने डिफरेंस यहां वर्ड लिख दिया ना, चाहे वो वेट ले लो, चाहे हाइट ले लो, चाहे एज ले लो, तो डिफरेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये सब चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रिलेशन नंबर थर्ड, रिलेशन थर्ड मेरे पास क्या है? रिलेशन थर्ड मेरे को कहता है A, B सच दैट A, B आर स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन सेम क्लास, है ना। अब मुझसे क्या पूछता है कि A, B आर स्टूडेंट स्टडीइंग इन सेम क्लास, तो हमें फिर से रिलेशन बनाना है, तो फिर से एक एरो डायग्राम से ही बताते हैं। जब हमने सारे क्वेश्चन एरो डायग्राम से समझ लिया, तो यहां भी सेट A है, इसके अंदर आने वाले B एलिमेंट है ना। यहां पर S1 है, S2 है, S3 है एंड सो ऑन, यहां पर S1 है, S2 है, S3 है एंड सो ऑन। ध्यान से समझने की कोशिश करें। ऐसा हो सकता है ये दोनों स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेम क्लास में। S1 और S1 सर मैं और मैं तो सेम ही क्लास में पढ़ेंगे, तो रिलेशन तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और S1 S2 की क्लास में पढ़ भी सकता है, ना भी पढ़े मुझे नहीं पता। S1 S3 रिलेट कर भी सकते हैं, मतलब दोनों के दोनों सेम क्लास में हो भी सकते हैं, ना भी हो। आपको पक्का पता है क्या बेटा? S1 S2 S3 क्या है? स्टूडेंट्स किस स्कूल में? एक ही स्कूल में। एक स्कूल में क्या 50-40 स्टूडेंट होंगे क्या? एक स्कूल में कम से कम भी 800-900-1000 स्टूडेंट्स तो होंगे। तो क्या सभी के सभी स्टूडेंट एक ही क्लास में पढ़ लेंगे क्या? नहीं सर, मैक्सिमम एक क्लास में 40-50 स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे, है ना। और जिस तरह की आजकल गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस है, उसमें तो 25-30 बच्चे पढ़ेंगे। तो सर S1 के साथ इनमें से कुछ ही बच्चे तो होंगे, खुद तो होगा ही होगा। S1 के साथ S2 हो सकता है S3 ना हो, S4 हो सकता है S5 हो सकता है S6 ना हो। तो ऐसे तो सर बहुत सारे बच्चे नहीं होंगे, कुछ ही बच्चे तो होंगे जो S1 की क्लास में होंगे। सेम वे S2 का भी रिलेशन S2 से तो बनेगा, S1 के साथ हो भी सकता है, ना भी बने। तो देयरफॉर इट इज नीदर यूनिवर्सल नॉर क्या एम्प्टी रिलेशन अगेन, है ना, क्योंकि कुछ रिलेशन तो बनेंगे और कुछ नहीं भी बनेंगे। क्लियर हो रही है आपको बात? तो आपने इस तरह से समझना है। और ये क्वेश्चंस ना 1-1, 2-2 नंबर में आते रहते हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे इन द सेंस क्योंकि रिलेशंस के क्वेश्चन बच्चों को वैसे ही शुरू से ही साइकोलॉजिकली टफ लगते हैं कि हाँ भाई बड़े टफ होते हैं। थोड़ा सा होता है, ठीक है, मैं मानता हूं, क्योंकि थ्योरी भी होती है इसके अंदर, थियोरेटिकल चैप्टर होने की वजह से बच्चों को ज्यादा टफ लगता है। लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए ना बेटा, तो इससे आसान भी कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज ना यहाँ पर ऐसी लगती है तो इंप्लाइड है, इसको क्या समझाना है, ये कैसे समझाऊं, तो समझाने का वे आपको पकड़ना है। क्लियर है बात? अब आप इसको भी लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहते हैं लेट ए सेट में 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं एंड डिफाइन, क्या रिलेशन को डिफाइन किया है सच दैट ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट a + b इज ग्रेटर देन 0। हमें शो क्या करना है, ये जो रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन हो ऑन सेट A, है ना। तो रिलेशन ऑन A, मैंने आपको बताया इसको हम इन A भी लिख सकते हैं, A to A भी लिख सकते हैं, या
ए रिलेट करता है ए से, हम ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो मेरे पास रिलेशन है वो डिफाइन किया हुआ कुछ इस तरह से a कोमा b such that a plus b is always be greater than 0, राइट? और मेरे पास एक सेट a भी दिया हुआ है बेटा, वो है 1 2 and 3। क्लियर है? मुझे ये प्रूव करना है जो रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन है, मतलब पहले सेट के सभी एलिमेंट रिलेशन बना रहे हैं दूसरे सेट के सभी एलिमेंट से, मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं सर, हम फिर से इसके लिए एक एरो डायग्राम बनाते हैं। ए सेट इसमें आएगा और ए ही सेट इसमें आएगा, क्योंकि ऑन ए क्रॉस ए की बात आ रही है, तो मतलब यहाँ पर पहले सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कहलाएंगे स्मॉल ए, दूसरे सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो कहलाएंगे स्मॉल बी, राइट? तो ए जो होगा स्मॉल ए क्या क्या होंगे? स्मॉल ए 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो 1 2 3। इसी तरह से स्मॉल बी क्या होगा? वो भी इनसे ही आएंगे 1 2 और 3, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया जो रिलेशन की जो मैपिंग है वो है ऑन ए से ए पर जा रहे हैं, और जो सेट के अंदर जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर आएंगे वो स्मॉल ए बी के सेंस में होंगे, लेकिन स्मॉल ए बी दोनों बिलोंग करेंगे सेट ए के ये है। क्लियर है? तो हमें क्या कहता है, ऐसे हमारे को करना, कंडीशन हमारी क्या है कि a और b को जब मैं जोड़ूं तो 0 से बड़ा आ जाए, तो अगर मैं 1 को 1 के साथ ऐड करता हूं तो क्या 0 से बड़ा आएगा, तो 1 इसके साथ रिलेशन बनाएगा, 1 क्या 2 के साथ बनाएगा, a और b इनको ऐड करता हूं तो 3 इज ग्रेटर देन 0, यस। 1 को 3 के साथ तब भी, 2 को 1 के साथ तब भी, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, सेम में 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ ऐड कर लो सर, या 3 को 3 के साथ ऐड कर लो, तब भी हमेशा आंसर 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये तो बात रही, हम इसको एरो डायग्राम से दिखा सकते हैं। नहीं तो आप इस पर्टिकुलर सेट बिल्डर फॉर्म को ना, इस रिलेशन को अगर आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते तो क्या आएगा? a b क्या क्या लोगे सर? a1 और b भी 1 1 a भी हमारा सेम हो सकते हैं, a b, a मैंने 1 ले लिया तो b को मैं 2 ले लेता हूं, a को मैंने 1 ले लिया तो b को 3 ले लेते हैं। सेम वे मैंने 2 लिया तो 1, 2 लिया तो ये 2 लिया, इस बार 2 के साथ इसको 3 लिया। अगर मैंने 3 ले लिया a को तो 1, 3 के साथ ये ले लिया तो 2 और 3 के साथ इसको लिया तो 3। यही तो मेरे पॉसिबल रिलेशन होंगे। आप चेक करो, 1 के साथ 1 भी रिलेशन बना रहा है, 2 भी बना रहा है, 3 भी बना रहा है, तो 1 के साथ 1 भी बना रहा है, 2 भी बना रहा है, 3 भी बना रहा है, 2 के साथ 1 2 3 तीनों बना रहे हैं, 2 के साथ 1 2 3 तीनों बना रहे हैं, 3 के साथ 1 2 3, 3 के साथ 1 2 3। और ये क्या है सर? ये तो सारे सेट आ रहे हैं, मतलब ये क्या आ रहा है? इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना? मैक्सिमम ऑर्डर पेयर दैट वी कैन मेक आउट फ्रॉम दिस सेट। और जब अगर मेरे पास कोई रिलेशन कार्टेशियन के इक्वल आ जाता है तो मैं जानता हूं तो यूनिवर्सल है। आप ऐसे भी लिख सकते थे और ऐसे भी समझ सकते थे। अच्छा सर, आगे हम क्या लिख सकते हैं? मैं आज लिख सकता हूं एज स्मॉल ए या एज ऑल ए स्मॉल ए बिलोंग करते हैं जो सेट ए को, इज रिलेटेड टू स्मॉल बी जो बिलोंग करते हैं सेट ए को, तो देयरफॉर इट इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। किस तरह का रिलेशन होगा सर? ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा। क्लियर भैया आपको एक बात? तो आप इसको भी अच्छे से लिख लें। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट यूनिवर्सल, एम्प्टी और ट्रिवियल रिलेशंस। और बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे ना हम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज रिलेशन इज कंसर्न। ये तो एक है ना रिलेशन का एक फिर से अगेन, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर देखा था उसमें हमने एक ओवरव्यू लिया था रिलेशन, फंक्शंस, कार्टेशियंस और सेट्स का। यहां पर हमने देखा कि रिलेशन को बेसिकली दो भागों में और ब्रेक किया गया, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल, और उन दोनों को मिला के बोला गया ट्रिवियल रिलेशन। लेकिन जो असली टाइप्स है, जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।